अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सबका फिर से वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी। पिछली वीडियो में हमने देखा था आरएच सिस्टम और कुछ चीज़ें पढ़ी थी रिगार्डिंग ब्लड ग्रुपिंग, हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न और एंटीबॉडीज़ पढ़े थे एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम के। तो आज का जो टॉपिक है वो है एबीओ सिस्टम के सब ग्रुप्स क्या होते हैं। जो एबीओ सिस्टम के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए होता है, बी होता है या ए बी होता है, उनके फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो वो फर्दर क्लासिफिकेशंस, फर्दर ग्रुप्स कैसे बनते हैं, वो हमें आज पढ़ना है। ये हमारे सिलेबस में टॉपिक है तो ये पढ़ना है। लेकिन इससे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे पिछले लेक्चर से वो देख लें क्योंकि उनसे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। क्योंकि इसमें जो वो फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन्स है, उसका कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो देखते हैं कि ये सब ग्रुप्स बनते कैसे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड ग्रुप ए। जो हमारे एबीओ सिस्टम में ब्लड ग्रुप ए होता है, उसके हम सब ग्रुप्स देखेंगे। जो मेन सब ग्रुप्स है ब्लड ग्रुप ए के, वो है ए1 और है ए2। इसके और भी सब ग्रुप्स हैं जो कि उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी मैं बोलूँगा, लेकिन फ़िलहाल इम्पोर्टेंट ए1 और ए2 है। ये कैसे बनते हैं और ये कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस इंडिविजुअल को, अगर कोई इंडिविजुअल ए ब्लड ग्रुप का है, लेकिन हमें फर्दर फिर कभी-कभी देखना पड़ता है कि ये ए1 है या ए2 है। तो बनते कैसे हैं ये सब ग्रुप्स? हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, हम लेंगे एक आरबीसी। ये आप मान लो आरबीसी की मेम्ब्रेन है। तो हमने पढ़ा था कि पहले एच सब्सटेंस बनता है। एच सब्सटेंस कैसे बनता है? सबसे पहले आरबीसी मेम्ब्रेन पे एक ओलिगोसैकेराइड चेन होती है, ठीक? उसके बाद एल फ्यूकोसाइल एंजाइम जो कि क्रोमोसोम नंबर 19 से बनता है, वो अटैच करता है एल फ्यूकोस इस ओलिगोसैकेराइड चेन के साथ और फिर क्या बनता है? एच सब्सटेंस। ये जो एच सब्सटेंस होता है, ये हमें याद रखना है। इसी की बेसिस पे फर्दर सब ग्रुपिंग होती है। ये जो एच सब्सटेंस होता है ना, जो इसकी चेन होती है ना, वो या तो ब्रांचेड होगी या तो अनब्रांचेड होगी। और ब्रांचेड कितनी होंगी? ब्रांचेड भी 2 होंगी और अनब्रांचेड भी 2 चेन्स होंगी। टोटल में 4 चेन्स होते हैं किसके? एक एच एंटीजन के। आइए हम ड्रा करते हैं ये चेन्स। पहले हम ड्रा करेंगे अनब्रांचेड। ये होगी पहली अनब्रांचेड। जो ये 2-2 चेन्स होती है ना, इसका मतलब ये है कि एक छोटी वाली चेन होती है और एक बड़ी वाली। एक बड़ी ब्रांचेड, एक बड़ी अनब्रांचेड, एक छोटी अनब्रांचेड, एक छोटी ब्रांचेड। तो ये पहली हमने बनाई अनब्रांचेड छोटी एक और बनाई अनब्रांचेड बड़ी एक। अब हमें बनानी है ब्रांचेड, वो भी एक छोटी और ब्रांचेड बड़ी एक। इनको हम फिर नाम देते हैं। इसको हम कहते हैं H1, जो छोटी वाली अनब्रांचेड होती है, और जो बड़ी वाली ब्रांचेड होती है उसको हम H2 कहते हैं। जो छोटी वाली ब्रांचेड होती है उसको हम H3 कहते हैं और जो बड़ी वाली ब्रांचेड होती है उसको हम H4 कहते हैं। ठीक। अब इंडिविजुअल हम लेते हैं एक। कौन सा लेंगे? हम लेंगे A1 वाला। A1 जो इंडिविजुअल होता है, इसके बाद H एंटीजन के बाद क्या होता है? इसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है ए ब्लड ग्रुप में? क्रोमोसोम नंबर 9 क्या बनाता है? एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफेरेज, और वो अटैच होता है इन H एंटीजन्स के साथ। ये A1 इंडिविजुअल क्या करता है? इसका जो क्रोमोसोम नंबर 9 होता है वो हाईली एक्टिव होता है। तो जो ये ट्रांसफरेज़ बनाता है, कौन सा ट्रांसफरेज़ बनाता है ये? एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज़, जो किस शुगर को अटैच करवाता है? एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन को। किसके साथ? इन एच एंटीजन्स के साथ। तो ये हाईली एक्टिव है। तो
ह्यूज अमाउंट्स में यही एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन बनेगा। किस इंडिविजुअल में? A1 इंडिविजुअल में। और फिर क्या होगा, जब ये ह्यूज अमाउंट्स में ट्रांसफरेज बनेगा, वो हर किसी H एंटीजन पे एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन शुगर को अटैच करवाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी H एंटीजन खाली नहीं रहेगा। और जब सारे H एंटीजन्स इस शुगर से कवर हो जाते हैं, तो उस वाले ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ये A1 ब्लड ग्रुप है। मतलब ए ब्लड ग्रुप का जो ये सब ग्रुप बनेगा, वो कौन सा बनेगा? A1। रिपीट करते हैं। जब आरबीसी की मेम्ब्रेन्स पे एच एंटीजन बनता है, कैसे बनता है एच एंटीजन? पहले ओलिगोसैकेराइड चेन होती है, उसके साथ एल फ्यूकोस अटैच हो जाता है, तो बनता है एच एंटीजन। लेकिन ये एच एंटीजन चेन्स में होता है और इसके दो टाइप्स होते हैं। दो ब्रांचेड चेन्स होती है और दो अनब्रांचेड चेन्स। और इन दो में से एक छोटी होती है, एक लंबी होती है। इसके बाद क्या होता है? एच एंटीजन बनने के बाद जो A1 इंडिविजुअल्स होते हैं, या फिलहाल हम उनको A1 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जो हाईली एक्टिव जिनका होता है क्रोमोसोम नंबर 9, वो ह्यूज अमाउंट्स में क्या एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज रिलीज करते हैं। और टर्मिनल शुगर को, किस टर्मिनल शुगर को? एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन को अटैच करवाते हैं, किसके साथ? इस एच एंटीजन्स के साथ। और एच एंटीजन में जितनी भी बाइंडिंग साइट होती है, जहाँ पे एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन बाइंड कर सकता है, उन सभी जगहों पे ये बाइंड करता है। और उस ब्लड ग्रुप को, उस सब टाइप को हम क्या बोलते हैं? ये जी A1 सब टाइप है। तो अब हम देखते हैं A2 में क्या होता है। हम फिर से एक आरबीसी लेंगे, आरबीसी की मेम्ब्रेन लेंगे। इस पे क्या अब बनेगा? एच एंटीजन। कितने? एक छोटी चेन, एक बड़ी चेन। अब एक छोटी ब्रांचेड चेन और एक बड़ी ब्रांचेड चेन। इसको हम क्या कहते हैं? H1, इसको H2, इसको H3 और इसको H4। अब जो A2 इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका क्रोमोसोम नंबर 9 हाईली एक्टिव नहीं होता है। वो ट्रांसफरेज बनाता है, लेकिन कम अमाउंट्स में। एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज काफ़ी कम अमाउंट्स में बनता है। क्यों बनता है? ये थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है। जो डीएनए होता है, किस में? A1 इंडिविजुअल्स में और A2 इंडिविजुअल्स में, उनमें सीक्वेंसिंग अलग अलग होती है। जो बेस पेयर्स होते हैं, वो कभी कभी रिप्लेस हो जाते हैं। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो एंजाइम्स बनता है, या तो वो ज़्यादा बनेगा या तो वो कम बनेगा। अब बना कम एंजाइम, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज कम बना। तो जहाँ जहाँ पे ये अटैच होगा, जहाँ जहाँ पे बाइंडिंग साइट होगी अटैच होने की, उन सभी जगहों पे एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन बाइंड नहीं होगा। यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो इससे क्या हमें पता चला कि कुछ जगह खाली रह गई जहाँ पे शुगर बाइंड हो सकता था। तो जिन इंडिविजुअल्स में हर किसी एच एंटीजन पे शुगर बाइंड नहीं हुआ, उनको हम क्या कहते हैं? A2 इंडिविजुअल्स। और जिन में हर किसी एच एंटीजन की बाइंडिंग साइट पे शुगर अटैच हुआ, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं A1 इंडिविजुअल्स। जो मेन सब टाइप्स है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की, वो यही दो है, और जिनका मैकेनिज्म। और अगर हम फर्दर सब टाइप्स देखें, तो ए ब्लड ग्रुप के फर्दर सब टाइप्स, एक तो A3 आता है, AX आता है, और आता है A इंटरमीडिएट। इनका बस अगर हम नाम याद रखेंगे तो काफ़ी है। और AB के कौन से सब टाइप्स आते हैं? एक आता है A1B और आता है A2B। मतलब B सेम ही है। जिस B के साथ A1 वाला अटैच होगा, मतलब ये
तो वो A1 भी होगा जिसके साथ A2 होगा, B के साथ वो A2B होगा, ये सिंपल है। और खाली B के कौन-कौन से सब टाइप्स हैं? एक BM1 और BX, इनके बस खाली नाम याद रखने हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसमें भी हम डायग्राम यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें एंटीजन पता होना चाहिए किस स्ट्रक्चर का होता है, बाइंडिंग साइट क्या होती है एंटीजन की, एंटीबॉडी कैसी होती है, वैलेंसी वगैरह उसके रीजन्स क्या क्या होते हैं। असल में ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का जो टॉपिक है ना, ये इम्यूनोलॉजी का टॉपिक है। ये असल में हम वहीं पे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे ये होता क्या है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती क्या है? ये होती है इंटरैक्शन। जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तब हम कहते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई। और ये सर्व करता है बिल्डिंग ब्लॉक्स, ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। स्टेजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब ये आपस में नज़दीक आके हम एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फिर विजिबल फिनोमिना हम देखते हैं कि ये हुआ कैसे, हमें आंखों से पता चलता है। कभी कभी प्रेसिपिटेशन होती है, कभी कभी एग्लूटिनेशन होती है, तो वो हमें विजुअली आंखों से पता चलता है। ये दूसरा स्टेज होता है। तीसरा स्टेज होता है डिस्ट्रक्शन और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीजन। एंटीबॉडी का काम ही ये होता है कि एंटीजन को खत्म करना या उसको न्यूट्रलाइज करना। अब जो अगला इसका पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज, जो कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग। हमें याद रखना है कि प्रॉपर्टीज में सबसे पहला ये सिग्निफिकेंटली स्पेसिफिक होता है, मतलब अपना एंटीजन अपनी कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के अगेंस्ट ही रिएक्शन करेगा। वो किसी और एंटीबॉडी या एंटीबॉडी अपने अलावा किसी और एंटीजन के साथ रिएक्शन बिल्कुल नहीं करेगी। और जो ये रिएक्शंस होते हैं वो नॉन कोवेलेंट रिएक्शंस होते हैं। मतलब क्या मतलब नॉन कोवेलेंट रिएक्शंस होते हैं? इनमें जो यूज़ होता है, जो फ़ोर्स होता है जिससे एंटीजन एंटीबॉडी नज़दीक आते हैं, वो आयोनिक फ़ोर्सेस होते हैं, वैन डर वाल्स फ़ोर्सेस होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस होते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस भी हो सकते हैं। और ये मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। एक चीज़ हमें याद रखनी है, जो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, हमें पता है एंटीबॉडी प्रोटीन्स होते हैं और एंटीजन्स शुगर्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं। ये डिनैचुर ड्यूरिंग रिएक्शन नहीं होते हैं, नॉर्मली ये डिनैचुर नहीं होते हैं। कब ये डिनैचर होते हैं? जब हम एक्सट्रीम हीट दें एंटीजन एंटीबॉडी को, तब ये डिनैचर होते हैं। लेकिन ड्यूरिंग नॉर्मल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंटीजन्स और एंटीबॉडी डिनैचर नहीं होते। और दो प्रॉपर्टी होती है एंटीजन एंटीबॉडी की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी वेरी शॉर्ट में आ जाते हैं। एफिनिटी क्या होती है? एफिनिटी होती है, ये समझना है, दो चीज़ें हमें इससे पहले समझनी है, एपिटोप और पैराटोप। असल में जो इंटरेक्शन होती है ना, वो होती है बिटवीन एपिटोप ऑफ एंटीजन एंड पैराटोप ऑफ एंटीबॉडी। बाइंडिंग साइट जहाँ पे एंटीजन का एपिटोप बाइंड होता है ना एंटीबॉडी पे, उसको पैराटोप कहते हैं। तो पैराटोप ने एंटीजन को कितनी स्ट्रांगली बाइंड किया है अपने साथ, उसको हम एफिनिटी कहते हैं। अब एविडिटी क्या है? एविडिटी है, हमें पता है कि एंटीबॉडी है ना, ये खाली एक एंटीजन को नहीं अपने साथ बाइंड कर सकती है। इसकी वैलेंसी 5 भी होती है, 10 भी होती है। ये एक ही टाइम पे मल्टीपल एंटीजन्स को अपने आपके साथ अटैच कर सकती है। तो जो टोटल स्ट्रेंथ होगी ना, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा एंटीजन एंटीबॉडी का, जिसमें 1 या 2 एंटीबॉडी होगी, 2 क्यों होगी? क्योंकि एंटीबॉडीज़ डायमेरिक फॉर्म में भी होती है। तो जब ये टोटली कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें 1 से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ भी होंगी और मल्टीपल एंटीजन्स भी होंगे। उनकी टोटल स्ट्रेंथ क्या बताएगी हमें? एविडिटी कितनी है। और इससे पहले क्या हमें पढ़ा? एफिनिटी। एफिनिटी होती है खाली एक पैराटोप ने एक एंटीजन कितने स्ट्रांगली बाइंड किया है। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये काफ़ी सिंपल है। इसके बाद है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये बहुत ईजी है, जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को मॉडिफाई करते हैं। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर देंगे, उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, उतनी ही ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जल्दी होंगी। लेकिन इससे पहले भी मैंने बोला कि एक्सट्रीम हीट, अगर हम ज़्यादा हीट देंगे, उससे प्रोटीन डिनेचर होते हैं। पीएच,
हमें पता है कि ईच एंड एवरी रिएक्शन अपने ऑप्टिमम पीएच पे होती है। उसके बाद कंसंट्रेशन, ये पता ही है जितने ज़्यादा एंटीजन्स होंगे, जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होगी, उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। बाकी फैक्टर्स जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आयोनिक स्ट्रेंथ क्या होती है, टाइम, एपिटोप डेंसिटी कितनी होती है, मतलब जो एंटीजन का रीजन होता है, जो बाइंड होता है पैराटोप के साथ, उसकी डेंसिटी कैसी है। क्रॉस रिएक्टिविटी मतलब एंटीजन कभी-कभी सिमिलर पैराटोप जो दूसरी एंटीबॉडी का होता है, उससे मत बाइंड करता है। तो वो भी फैक्टर आता है जिससे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मॉडिफाई होती है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का टॉपिक इतना ही है। इसको हम देख सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम, लेकिन ये असल में इम्यूनोलॉजी का टॉपिक है, तो हम ये उसी में देखेंगे। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है ब्लड कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। तो ये जो ब्लड कलेक्शन और प्रोसेसिंग होती है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एसेंशियल फंक्शन होती है किसकी, जो हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन होता है डिपार्टमेंट, उसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन यही ब्लड कलेक्शन और प्रोसेसिंग होती है। पहले हम नज़र देते हैं कि ब्लड डोनर्स वो किस टाइप के हो सकते हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं। सबसे पहले आते हैं वॉलेंट्री डोनर्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर सोसाइटी। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये खुद विलिंग होते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। इन पे कोई प्रेशर वगैरह बिल्कुल नहीं होता है कि आप ब्लड डोनेट करो, या किसी फ़ायदे के लिए ये ब्लड डोनेट नहीं करते हैं। और ये भी इनमें फ़ायदा है कि ये लो रिस्क कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हैं। इनके बहुत कम इन्फेक्शंस होंगे, ये पैसों के लिए भी नहीं आते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जब इमरजेंसीज़ होती है, ड्यूरिंग इमरजेंसीज़, तब ये स्टेप अप करते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं। तो वॉलंटरी डोनर्स समझ आया होगा, ये ईज़ी है टॉपिक और आसान है समझने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है रिप्लेसमेंट डोनर। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है इंडिया में। अगर किसी की सर्जरी है, तब उसका कोई रिलेटिव या कोई फैमिली मेंबर, रिलेटिव ही होता है, वो उसके लिए ब्लड देता है। कॉमन इन इंडिया। और कोई रिलेटिव अपने रिलेटिव के लिए ब्लड डोनेट करता है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल डोनर। क्या आता है? प्रोफेशनल डोनर। ये देखिएगा फ़ायदा, ये मॉनेटरी बेनिफिट्स यानी पैसों के लिए ब्लड डोनेट करता है, और इनमें हाई रिस्क होती है प्रोफेशनल डोनर्स में। क्यों हाई रिस्क होती है? एक तो ये अपनी इलनेस छुपाते हैं। अगर इनमें इनको कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, तो ये वो जो तब ब्लड डोनेट करते टाइम जो मेडिकल प्रोफेशनल्स वहाँ पे होंगे, उनको अपनी इलनेस के बारे में नहीं बताता है। हालाँकि यहाँ तक ये भी छुपाता है कि इसने रिसेंटली ब्लड दिया हुआ होता है और पैसे लिए होते हैं, और ये विदिन नो टाइम फिर से आता है क्या, ब्लड डोनेट करने के लिए। तो इस तरीके के ब्लड डोनर्स बहुत ज़्यादा हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्राइटेरिया किसके लिए, डोनर सिलेक्शन के लिए। हम एक डोनर को कैसे सिलेक्ट करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं उसकी जनरल अपीयरेंस। इसकी जनरल अपीयरेंस कैसी है? ये ठीक ठाक है, चलने में बात अच्छे से कर रहा है, वो होती है जनरल अपीयरेंस। उसके बाद एज होनी चाहिए 18 से 60 ईयर्स के बीच में। वेट, वेट के हिसाब से हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई 45 केजी तक का वेट है उसका, वो लगभग एक बार में 350 ml ब्लड दे सकता है। और अगर कोई 55 से अबव है, वो बंदा या लड़की 450 ml ब्लड डोनेट कर सकता या कर सकती है। और जो ब्लड प्रेशर है, वो भी नॉर्मल होना चाहिए, यानी 120/80 के अराउंड, इसी के आसपास होना चाहिए। जो पल्स रेट है, वो भी एक तो रेगुलर होनी चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रेगुलर पल्स होनी चाहिए, और 60 टू 100 तक बीट्स पर मिनट तक होनी चाहिए। इसके बाद टेम्परेचर,
टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सबसे लास्ट में लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम नहीं होना चाहिए। इस इन सब चीज़ों के बाद भी हम क्या-क्या चेक करते हैं, फिज़िकल असेसमेंट करते हैं। स्किन रैश देखते हैं मत है, स्वोलन ग्लैंड्स मत देखते जो कि हमें बता सकता है कि इस इंडिविजुअल को कोई इन्फेक्शन मत है, या स्कार्स ऑफ नीडल प्रिक्स, जिससे ये पता लगेगा कि ये मत फ्रीक्वेंटली ब्लड डोनेट करता है, या ये मत कोई ड्रग एडिक्ट है जो ब्लड डोनेट करने के लिए आया है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। इससे पहले हमने पढ़ा बेसिक्स क्या होती है, कैसे क्या हम सिलेक्ट करते हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता हम किसी को इनकम्पैटिबल ब्लड चढ़ाएंगे तो कौन सी रिएक्शंस हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। ये बहुत ज़्यादा सीवियर, इतनी सीवियर कि विद इन नो टाइम पेशेंट की डेथ हो जाती है अगर सही टाइम पे ट्रांसफ्यूजन न रोका गया। सब इसके दो टाइप्स होते हैं हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के, आराम से समझना। एक होता है इंट्रावेस्कुलर, एक होता है एक्स्ट्रावेस्कुलर। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रावेस्कुलर। ये मैंने पॉइंट्स में लिखा है ताकि आराम से समझ में आए। इंट्रावेस्कुलर में सबसे पहला पॉइंट, हीमोलिसिस मतलब जो आरबीसी लाइस होते हैं वो होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ये क्यों होते हैं? जब एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, जब ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप चढ़ाए, या एबी वाले को खाली बी चढ़ाए होल ब्लड, या ओ वाले को ए बी चढ़ाए, तब जाके ये रिएक्शंस होती है। और ये सीवियर होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है। और किन एंटीबॉडीज़ की वजह से होती है आपको पता होना चाहिए, आईजीएम एंटीबॉडीज़ की वजह से। क्यों? क्योंकि जो एबीओ सिस्टम में एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है? आईजीएम। इन इंट्रावेस्कुलर हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं? बर्निंग सेंसेशन होती है जहाँ पे इन्फ्यूजन, जहाँ जिस साइड पे हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होती है, पूरी बॉडी में फ्लशिंग होती है, फीवर चिल्स होते हैं, और पेन होती है। बैक लंबर रीजन में पेन होती है, और चेस्ट रीजन में पेन होती है। और यहाँ तक कि अगर हम जल्दी से ट्रांसफ्यूजन न रोके तो हाइपोटेंशन शॉक या एक्यूट रिनल फेलियर भी होता है। ये था क्या? इंट्रावेस्कुलर हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। अब हम देखते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर। इन दोनों में पहली डिफरेंस, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं और ये लेस कॉमन होते हैं। और ये ज़्यादा सीवियर होते हैं, ये भी सीवियर होते हैं लेकिन इनसे कम। इसमें जो ह्यूमोलिसिस होती है वो होती है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में। ये कौन सा सिस्टम है? ये वही सिस्टम है जिसमें नॉर्मली आरबीसीज का ब्रेकडाउन मेटाबॉलिज्म होता है। मतलब 120 डेज के बाद हर एक आरबीसी डिग्रेड होके अपने अपने कंस्टिट्यूएंट्स में हो जाती है ब्रेकडाउन। स्प्लीन में या लिवर में मैक्रोफेजेस होते हैं, वो स्प्लीन में आते हैं और आरबीसीज को एंजाइम्स की मदद से लाइस करते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जब बिना किसी ज़रूरत के हीमोलिसिस हो, किसमें? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, ट्रांसफ्यूजन के दौरान, तब जो रिएक्शंस होती है उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। इसमें होता क्या है, मैंने पहले ही बोला, जो मैक्रोफेजेस होते हैं जो लिवर से आते हैं, जो मेनली उनको कहते हैं मैक्रोफेजेस ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। वो क्या, वो फैगोसाइटोसिस करते हैं किसकी? आरबीसीज की, और वो हीमोलाइज हो जाते हैं। तो ये था पहली हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जिसके दो टाइप्स थे, इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर। अब जो रिएक्शंस हमें पढ़नी है वो है नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। ये उतने सीवियर नहीं होते हैं। इसमें याद ये रखना है कि वो एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होते हैं, ये मेनली आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होते हैं। और इनमें कौन सी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होंगी? आईजीजी। क्योंकि आरएच सिस्टम की कौन सी एंटीबॉडीज होती है? आईजीजी। आईजीएम किस सिस्टम की एंटीबॉडीज होती है? एबीओ की। इसमें सबसे पहले हमें देखनी है फेब्राइल। फेब्राइल जो टोटल 100% अगर हम लेंगे सारी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस का, उनमें से 1 to 3% ये
अकाउंट करती है टोटल, तो बहुत कम होती है और इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन कुछ मैंने मेंशन किए जैसे जो ल्यूकोसाइट्स होती है, जो वो साइटोकाइन्स रिलीज़ करती है, उनकी वजह से होती है या और किसी ब्लड प्रोडक्ट की वजह से भी ये हो सकती है। और कॉमन किन पेशेंट्स में है, जिनको हम मल्टीपल टाइम्स ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। इसके बाद आती है अर्टिकेरियल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। ये क्या होती है? ये होती है एलर्जिक रिएक्शंस। जो पेशेंट होता है जिसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, उसमें ऑलरेडी प्रीफॉर्म्ड आईजीई एंटीबॉडीज होती है और आपको पता होना चाहिए कि आईजीई एंटीबॉडी होती है किसके लिए, वो क्या कॉज करती है, वो एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करवाती है। तो उसी की वजह से क्या ये रिएक्शंस होती है। लास्ट वाली रिएक्शन कौन-सी है? एनाफाइलैक्टिक। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा स्ट्रेंज है समझने के लिए। जिस पेशेंट को हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है, उसमें आईजीए एंटीबॉडीज़ होती ही नहीं है। क्या आईजीए एंटीबॉडीज़ होती ही नहीं है। अब जब हमने उसको ट्रांसफ्यूज़ किया ब्लड, उसमें आईजीए सिक्रीटरी एंटीबॉडी है, होगी कहीं-कहीं पे। जब वो उस पेशेंट के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आती है, तो वो क्या करती है, उससे जो इम्यून सिस्टम है वो आईजीए एंटीबॉडीज के खिलाफ एंटी आईजीए एंटीबॉडी बनाता है। तो समझना, एंटीबॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी बन रही है, तब जाके ये एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस होती है। अब हमारा इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ना है, वो जो है एंटीकोगुलेंट्स जो ब्लड बैंकिंग में यूज़ होते हैं। कौन सा अभी करंटली यूज़ हो रहा है, वो है सीपीडी, जिसे हम कहते हैं साइट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज, एडेनिन। पहले देखेंगे इनकी क्या कंसंट्रेशन यूज़ होती है। जो साइट्रेट होता है उसकी कंसंट्रेशन यूज़ होती है 26.30 ग्राम। जो फॉस्फेट होता है उसकी कंसंट्रेशन यूज़ होती है 2.22 ग्राम। जो डेक्सट्रोज होता है उसकी कंसंट्रेशन यूज़ होती है 31.8 ग्राम। और जो एडेनिन होता है उसकी कंसंट्रेशन यूज़ होती है 0.27 ग्राम। अब हमें इनके फंक्शंस देखते हैं एक एक करके, जस्ट एन ओवरव्यू। साइट्रेट किस लिए यूज होता है? यही यूज होता है एज एंटीकोगुलेंट। और कैसे करता है ये कोगुलेशन, आपको पता होगा। साइट्रेट, ट्राइसोडियम साइट्रेट इसमें यूज होता है और ये कैल्शियम को बाइंड करता है ताकि कोगुलेशन ना हो। फॉस्फेट क्या करता है? फॉस्फेट से जो रेड सेल्स होते हैं उनका सर्वाइवल टाइम बढ़ जाता है। रेड सेल मतलब आरबीसी। डेक्सट्रोज जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आरबीसीज को। और जो एडेनिन है, इससे वायबिलिटी ऑफ आरबीसीज या रेड सेल्स बढ़ जाती है अप टू 35 डेज। बस ये याद रखने की चीज़ है, इसमें ज़्यादा समझना नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन पिछले साल शॉर्ट आंसर में आया था, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट था पढ़ना। तो इसी के साथ हमारा जो ये यूनिट है इम्यूनोहेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, ये ख़त्म होता है। आगे देखेंगे इंशाल्लाह क्या और अच्छे से समझना। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।